नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। तो विज्ञान का पहला चैप्टर आपके रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण। तो 15 या 20 मिनट लगेंगे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ वैसे वैसे आपको बस पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है। आपको पूरा चैप्टर 15 मिनट में याद करा दिया जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा तो 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर याद करा दिया जाएगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। बस आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहली बात ये आ गई, तो पूरा ध्यान लगा लो इधर और शुरू करते हैं अपनी कक्षा 10 की, जिसका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। समझ गए? विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, तो विज्ञान के बारे में आपको मैंने कल थोड़े पहले बताया था। विज्ञान क्या होती है? विज्ञान का मतलब ये होता है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान शब्द का इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। और साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक लैटिन भाषा का शब्द था सेंटिया, वहाँ से निकला, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या समझना, ज्ञान प्राप्त करना या समझना। तो वहाँ से साइंस शब्द निकला और उसके बाद में विज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं बनी, जैसे प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रयोगों या परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जो आधुनिक विज्ञान है उसका जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने किसकी खोज की? टेलीस्कोप, दूरदर्शी होती है, उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने। इस वजह से उन्होंने और भी बहुत सारी खोज की, इस वजह से उनको आधुनिक विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। आपको मुझे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हो 28 फरवरी। ये विज्ञान की बेसिक जानकारी थी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपके सबसे पहले आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले पता तो होना चाहिए होती क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुणधर्म उन दो से बिल्कुल अलग होते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब आप कहोगे सर पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ की सीधी सी बात यह है कि इस दुनिया में हर वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। जैसे ये पेन है तो इसको मैं कहीं रखूंगा तो ये कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा, और इसका कुछ द्रव्यमान का मतलब होता है वेट, इसका कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या होगा? एक तरीके से पदार्थ। जैसे मैं हूँ, मैंने कुछ स्थान घेर रखा है इस दुनिया में और मेरा कुछ द्रव्यमान है, तो मैं भी क्या हो गया? एक पदार्थ। इसी प्रकार नमक है, नमक का भी कुछ स्थान घेरता है, वो भी उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो भी क्या है? पदार्थ। तो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, जीव जंतु, गैसें, वो सब क्या है? पदार्थ। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध प्लस छाछ, जिसको बोलते हैं पंचावन, ये मिलाएंगे तो अपने क्या बनता है? दही। तो दो पदार्थ मिले और मिलकर क्या बनाया उन्होंने? नया पदार्थ, जिसके गुणधर्म इन दोनों से अलग है कि नहीं? जावन, ये जावन होता है ना, आप जो छाछ डालते हो एक दो बूंद, तो दूध में और छाछ दो पदार्थ मिले और एक नया पदार्थ बना, जिसके गुणधर्म इन दोनों से अलग है। तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी जैसे हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये आगे जी लिख रहा है, जी क्या है? उसकी भौतिक अवस्था बताता है कि किस अवस्था में। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। H2O कैसा है? लिक्विड। द्रव की तीन अवस्था में होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर क्या बना रही है? पानी, जल, H2O, जो कैसा है? लिक्विड है। ये दोनों क्या है? गैसें हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और एक नया पदार्थ बना रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया को आप भौतिक विधियों से उलट नहीं सकते। जैसे दूध और छाछ, जावण डाला जो आपने, तो उससे क्या बना? दही। तो आप इसको वापस से दूध नहीं बना सकते। तो ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे उनको आप भौतिक विधियों से गर्म करके, भौतिक विधि मतलब गर्म करके, ताप देके, जो भी कुछ है, उनसे आप उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक बार ही होती है ना। तो समझ गए आप ये क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को आपसे पूछ ले कि उदाहरण क्या होते हैं, तो जैसे आप कह सकते हो कि भोजन का जो पाचन हो रहा है वो भी एक तरीके से क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अपन खाना खाते हैं, पेट में जाता है, उसमें किसी प्रकार के एंजाइम वगैरह, कुछ अम्ल वगैरह मिलते हैं, फिर वो बाद में उनका पाचन होता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। अपन श्वसन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जा रही है, CO2 बाहर आ रही है,
समझ रहे हो आप? इंस्पायरेशन, जो श्वास ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं CO2, तो अंदर जाके ऑक्सीजन जाके किससे मिलती है? हीमोग्लोबिन से, ब्लड में जाके मिलती है और वहाँ बंद बनाती है। तो ये भी एक तरीके से क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो गया? जैसे भोजन का पाचन, श्वसन है, और क्या हो सकते हैं? लोहे के जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं? तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे उदाहरण हैं। दही बनना, दही का जमना, जो भी होता है दूध से, तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जो दैनिक जीवन में अपने होती है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें परिवर्तन क्या आ सकते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या क्या हो सकता है? पहला परिवर्तन हो सकता है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो तापमान में परिवर्तन, जैसे आपने कभी बचपन में देखा होगा, आपके घर पे चूना लाते हैं, उस चूने को पानी में डालते हैं तो आपने देखा नहीं कि वो कितनी तेज से उबलने लगता है? तो वो एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया हुई। CaCO3 जो चूना लाते हो उसकी पानी के साथ अभिक्रिया हुई तो वो बहुत उष्मा निकलती है और उस पानी को गर्म कर देती है, तो वो तापमान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? और क्या हो सकता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रंग में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब दो केमिकल को मिलाया जाता है तो रंग बदल जाते हैं, तो वो भी एक किसका लक्षण है कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली परिवर्तन का ही उदाहरण है। तीसरा क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन। मैंने भी बताया था H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जब दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो एक क्या बन गया? जल, H2। तो पहले गैस थी तो फिर बाद में क्या बन गया? लिक्विड। तो अवस्था बदल गई ना, गैस से लिक्विड, गैस से द्रव, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, दाब में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई पूछ ले कि होने वाले परिवर्तन बताइए, आप प्रश्न आ जाए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि उसका ताप बदल सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उसका रंग बदल सकता है रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत, उसकी अवस्था बदल सकती है। तो ये आप उसके उदाहरण बता सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक उसको बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभी मैंने बताया था दूध और जावड़, छाछ, ये दोनों भाग लेकर अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना रहे थे, एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया होने के बाद, अभिकारकों के भाग लेने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गए। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, आपने एक ऐसे तीर का चिन्ह देखा होगा, जो अभिकारक होते हैं वो तीर के चिन्ह के इस तरफ होते हैं। ये बताते हैं, ये चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। ये चिन्ह क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है कि ये आगे हो रही है, पीछे हो रही है। ये चिन्ह हमेशा ज्यादातर आगे होता है, और कभी कभी कुछ रिएक्शन में इसका चिन्ह का मतलब, कुछ रिएक्शन में चिन्ह यू भी होता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है। तो अभी आप जो पढ़ रहे होंगे ज्यादातर चिन्ह ये इधर मिलेगा। तो इस चिन्ह के इधर की तरफ जो होते हैं वो होते हैं अभिकारक, और इधर जो होते हैं वो उत्पाद। समझ गए? ये उत्पाद इधर होते हैं और इधर क्या होते हैं? अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया उपरांत जो बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। तो आपको समझ में आ गया अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। उसके बाद में आते हैं रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको आप समीकरण के रूप में लिख दोगे तो उसको क्या बोल देते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाते हैं, ये नॉर्मल भाषा में होगी। अब मैं ऐसे बताऊं, मैं ये ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, ये लिखूंगा तो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बहुत सारी अभिक्रियाओं को आप ऐसे हिंदी में लिख के थोड़ी कर सकते हो। तो इनको सरल करने के लिए समीकरण बनाए गए। जो भी यौगिक है उसको उसके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको H2 है और ऑक्सीजन है उसको O2। ये इतने मैटर को आपने शॉर्टकट में सजा दिया, H2 और O2, और ये क्या बनाते हैं? जल, H2। तो इस प्रकार इस इतनी बड़ी जो परिभाषा थी उसको शॉर्टकट में H2 और O2, H2। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसको समीकरण के रूप में लिखने की, प्रतीकों के रूप में लिखने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। समझिए रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो या दूसरे पदार्थ मिलकर नए यौगिक बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक क्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं मैंने बताया। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया बाद बनते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद। अब फिर बात मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जो ये अभिक्रिया हो रही है उसको समीकरण के रूप में लिखने की, उसको प्रतीकों के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आपको पता लगा रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे आप मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक परिभाषा आपने सुनी होगी, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप इसको ऐसे लिख थोड़ी सकते हो कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इन चीज़ों को सबको सरल करने के लिए अपन सीधा ऐसे कर सकते हैं, Mg+O2। O2 क्या होती है? वायु की उपस्थिति है, उसमें गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाता है? Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इतनी बड़ी परिभाषा को अपन एक तरीके से इसमें समीकरण के रूप में लिख दिया। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। समझिए, ये एक रासायनिक समीकरण होगी। अब कोई पूछ ले कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप बता सकते हो कि जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? कोई प्रश्न आ जाए आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप बता सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो किसी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। ना तो किसी पदार्थ को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही किधर होनी चाहिए? उत्पाद में। कहने का मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जितने अभिकारक के अणु हैं उतने किसमें होना चाहिए? उत्पाद में। मतलब है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इस वजह से इस अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अभिकारक में ज़्यादा है या उत्पाद में ज़्यादा है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर। ये किसमें बताया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ना तो किसी पदार्थ को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को किसी को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस वजह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब कोई पूछ ले कि संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे NaOH प्लस H2SO4, ये जब अभिक्रिया करते हैं Na2SO4 प्लस H2, ये बनता है Na2SO4 प्लस H2। तो इधर देखो, इधर सोडियम में कितने परमाणु है? इधर सोडियम कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको? 2। और इधर कितना है सोडियम के? 1। तो उधर 2 है इधर 1 है, तो इसका मतलब है कि उधर संख्या ज्यादा हो रही है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो इधर 2 है तो आपको इधर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ना कि यहाँ पीछे आगे लगाना है। कभी भी किसी चीज को गुणा करना तो आप यहाँ पूरे को लगाओगे, समझ गए? ऐसे नहीं कि केवल Na को 2 कर दिया, इसके आगे 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। मैंने जब पूरे को गुणा किया तो ये 2 सोडियम हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए, 2 ही हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर 2 तो इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 4 हो गए। और इधर कितने हैं? 2। तो इसका मतलब इधर भी 4 करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको 2 से गुणा किया जाएगा।
2 से गुणा कर दिया, यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ कितने हो गए 4, तो ये अभिक्रिया बैलेंस है। उसके बाद में ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 तो इधर है और 2 इधर है, सब बैलेंस है। ये H2SO4, ये H2SO4, SO4 एक है, SO4 एक है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपको क्या करनी है, संतुलित करनी है, और उसके पीछे गुणा नहीं लगाने, आपको 2 3 जो भी संख्या जोड़नी है वो आगे जोड़नी है, फिर जो भी कम रह रहे हैं उसको आपको बैलेंस करनी है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब आपको अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है आपको, वियोजन अभिक्रिया पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, द्विविस्थापन पढ़नी है, फिर उसके बाद में आपको ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और फिर उसके बाद में अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, और फिर संक्षारण और विकृत गंधिता। सिर्फ 10 मिनट की चीज और है, अभी छुट्टी हो गई। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होते हैं, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन। विस्थापन में कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम को उसकी जगह से हटा देता है, वो विस्थापन। द्विविस्थापन में 2 जगह विस्थापन होता है, इस वजह से द्विविस्थापन। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर आदमी ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का यूज होता है, ऊष्मा काम में आती है, वो ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी। फिर आपको संक्षारण, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आकर संक्षारित होने लगती है, खराब होने लगती है, उसको बोलते हैं संक्षारण। और विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसा व तेल वाली चीजों को लंबे समय तक खुले में छोड़ने पर वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, उपचेत हो जाती है और खराब होने लगती है, उनका स्वाद बिगड़ने लगता है, वो अच्छी नहीं लगती, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ये बाकी का चैप्टर आपको बताया जाएगा बिल्कुल, अभी तो थोड़ा जल्दबाजी में अपन ने थोड़ा बहुत रिहर्सल किया है, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अभी अपन ने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और भगवान सामरिया सेठ से आशा है कि अपना यूट्यूब चैनल अच्छा चलेगा, और मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा बैठ नहीं रहा सही से, पर जैसे जैसे होगा अपन अच्छा कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ मदद कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। हम रोज़ आपको ऐसे चैप्टर खत्म कराएंगे और बिल्कुल याद कराएंगे। अभी तो ये थोड़ा बैठ नहीं रहा तालमेल, शुरुआत है यार, तो समझ रहे हो ना। ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके।